चलो बेटा, कल हमने कर लिया था तकनीकी चिकित्सा और कृषि शिक्षा के बारे में, कि इसके बारे में भी अब कॉलेजों में डिप्लोमा और डिग्री मिलने लग गए हैं। अब है आगे हमारे पास ग्रामीण शिक्षा। तो ग्रामीण शिक्षा में ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के व्यापक प्रसार पर बल दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की जा चुकी है। इस परिषद के अंतर्गत 14 ग्रामीण शिक्षा संस्थाएं कार्य कर रही हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चे सभी राज्यों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। आगे है प्रौढ़ तथा स्त्री शिक्षा। तो प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। सन 1988 में इस संदर्भ में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच 11 करोड़ व्यक्ति निरक्षर थे। तो 1976 में औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 15 से 25 वर्ष के आयु वर्ग को सार्थक शिक्षा प्रदान करना है। स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रसार करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इस उद्देश्य के लिए स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आगे है कुल साक्षरता अभियान। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य देश में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी के लिए शिक्षा आंदोलन शुरू किया जा चुका है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को नए रूप में ढाला गया है और इसका नाम अब साक्षर भारत रखा गया है, जिसका प्रमुख केंद्र महिला साक्षरता है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 58 वर्षों के निरंतर प्रयास के फलस्वरूप साक्षर लोगों में 5 गुना वृद्धि हुई है और इस अवधि में स्कूलों की संख्या में 4 गुना और छात्रों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है। यानी कि देश साक्षरता की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अभी कह रहा है कि शिक्षा पर खर्च कैसे होता है। तो सरकार क्या, केंद्रीय और राज्य ही मुख्य शिक्षा पर व्यय करती है। कौन? सरकार ही शिक्षा पर व्यय करती है। सरकार द्वारा किए गए व्यय को दो प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। कैसे? पहला है कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत और दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत। तो 1952 में सरकार यानी कि केंद्र और राज्य सरकार का शिक्षा पर कुल व्यय सरकारी व्यय का 7.92% था और 9-10 में राज्य सरकारों द्वारा कुल सरकारी व्यय का 14.2% भाग शिक्षा के मद पर खर्च किया गया। इसी वर्ष केंद्रीय सरकार ने अपने कुल सरकारी व्यय का 4.4% भाग इस मद पर व्यय किया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय कम हुआ है। तो ये था शिक्षा पर व्यय। अब ये कह रहा है कि शिक्षा अभी चुनौतीपूर्ण विचारार्थ विषय है। तो कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से सतत प्रयत्न जारी है। यह हर्ष की यानी कि खुशी की बात है कि अब 80% बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। देश के संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। फिर भी 20% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यह खेद का विषय है। इससे यह संकेत मिलता है कि देश की शिक्षा प्रणाली में कई अवरोध पाए जाते हैं। निम्न कारणों से शिक्षा में आज भी शिक्षा भारत में बड़ी चुनौती बनी हुई है। कैसे? सबसे पहले है निरक्षर लोगों की अधिक संख्या। तो भारत में अनपढ़ लोगों की संख्या विश्व भर में सबसे ज़्यादा है। इस संख्या के और भी अधिक होने का डर है क्योंकि अभी तक 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे 100% स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिससे अभी भी अनपढ़ लोगों की संख्या बढ़ने का खतरा है। उसके बाद है अपर्याप्त व्यवसायीकरण। क्या है कि भारत में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना है, अतः व्यावसायिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया ही नहीं गया है। परिणाम स्वरूप देश में डिग्री प्राप्त अर्थात शिक्षित युवकों की बेरोजगारी में संख्या निरंतर बढ़ोतरी पर है। इस समस्या को सुधार करने के लिए शिक्षा को व्यवसाय प्रेरक बनाना होगा। ये नहीं कि डिग्री लेके घर बैठ गए बस हो गया। ठीक है। आगे है लिंग पक्षपात। तो बालकों तथा बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने में लिंग भेद किया जाता है। शिक्षा संस्थाओं में बालिकाओं का नाम दर्ज कराने का अनुपात बालकों की तुलना में काफ़ी कम है, किंतु स्कूल छोड़कर जाने वालों में उनका अनुपात बहुत ऊंचा है।
तो भारतीय शिक्षा में लोगों के इस व्यवहार में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज बेटा 3 ये ही पॉइंट कर लेना, बाकी पॉइंट हम कल करेंगे, ठीक है, कि इसको आज ही ख़त्म कर दें। चलो कर देंगे इसको, ठीक है, तो इसको आप कर लेना। थैंक यू।